एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही मासूम बच्चे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सख्त तरीन कानून की वजह से जाना जाता है और उनमें से चंद तो ऐसे हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ इलेक्शन होगा लेकिन वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है और अगर ना दिया तो सीधा जेल। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता है और चैनल ट्यून करने का भी कोई ऑप्शन नहीं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म सोचने पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर व रसूख था, जबकि साउथ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। 1948 में किम डायनेस्टी के किम इल संग को लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर यहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज कभी पैदा ही नहीं हुई। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक जंग हुई जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई। इसी वजह से दोनों मुल्क अभी तक टेक्निकली जंग की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली का रूलर रहा है। सबसे पहले किम इल संग, उसके बाद किम जोंग इल और अब किम इल संग के पोते किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून का सहारा लिया है। यहाँ खौफ और सजा के दम पर लोगों को जबरदस्ती दबाने के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर हमारे खिलाफ ना हो जाएं। और आज हम इनमें से कुछ अजीबो गरीब रूल्स का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सन ग्लासेस का इस्तेमाल और शादी के ड्रेस पर पाबंदी लगा दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक स्टेशंस पर म्यूजिक नहीं बल्कि किम फैमिली की स्पीचेस चलाई जाती हैं और इस दौरान किसी को भी एक दूसरे से बात करने या शोर करने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में अगर लोग साउथ कोरियन ड्रामे या हॉलीवुड फिल्म्स देखते हुए पकड़े जाएं तो उन्हें लेबर कैंप्स या सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। ये इक़दामात नजरियाती आलूदगी यानी आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन को रोकने के लिए उठाए जाते हैं ताकि अवाम पर गैर मुल्की असरात ना पड़े। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ इंट्रानेट इस्तेमाल करने की परमिशन है। ये एक तरह का मुकम्मल बंद नेटवर्क है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलता है। इस नेटवर्क पर भी स्टेट मॉनिटर करती है और देखा जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इस तरह हुकूमत लोगों तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है ताकि वो बाहर की दुनिया से मुतासिर ना हो। नॉर्थ कोरिया में स्टेट की परमिशन के बगैर गैर मुल्क फोन करना भी इलीगल है। यानी अगर आपको मुल्क से बाहर किसी से बात करनी हो तो उसके लिए हुकूमत से परमिशन लेना लाजमी है। यहाँ पर टीवी, रेडियो और अखबारात भी सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। इस मीडिया पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और गैर मुल्की दुश्मन जैसा कि यूएस का जिक्र होता है। वहाँ के आम लोगों में बचपन से ही अमेरिका और उसके अलाइज के खिलाफ नफरत भरी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत लोगों के हेयर स्टाइल्स पर भी सख्त कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट ने चंद खास किस्म के हेयर स्टाइल्स की इजाजत दी हुई है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वो कौन से हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। यहाँ वो हर चीज बैन है जो बाहर की दुनिया का असर रखती हो, जैसे जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या फिर चमकदार ड्रेस पहनना। ऐसा करने वाले का सामान जब्त और सजा दी जाती है। कपड़े तो कपड़े, पसंद के खाने खाना भी अलाउड नहीं है। हॉट डॉग्स क्योंकि अमेरिकन कल्चर में आम है और बुडे जीके और ट्योक बोक की साउथ कोरियन डिश होने की वजह से बैन है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करने के लिए भी परमिट होना जरूरी है, बिना इसके ट्रेवल इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास को मिलता है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किम जोंग उन के करीबी साथी। आम पब्लिक ख्वाब में भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकती। नॉर्थ कोरिया में जमीन हो या घर, शॉप हो या बिजनेस, सब का सब स्टेट की मिल्कियत होती है।
कोई भी शख्स इनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, वो भी स्टेट की मर्जी से। यहाँ किसी भी रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस करना भी गैर कानूनी है, यानी लोग अपनी मर्जी से किसी भी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। जबकि नॉर्थ कोरिया में चर्च जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है। हकीकत में इन्हें इस्तेमाल करने वाले को लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को ही कैद कर दिया जाता है और ये सजा उसकी 3 जनरेशंस तक दी जा सकती है। यानी अगर एक शख्स गद्दार निकला और कई सालों के बाद उसका पोता या पोती पैदा हुई तो उस मासूम बच्चे को भी गद्दार ही कहा जाएगा। ऐसा इस वजह से है ताकि बगावत का खून बाद में भी कभी किम फैमिली के खिलाफ ना उठ सके। यहाँ हर कॉलोनी, अपार्टमेंट्स और घरों के आसपास हुकूमती जासूस होते हैं जो चुपके से तमाम लोगों पर नजर रखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इस मुल्क में सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि अगर आपने जुर्म करने का सोच भी लिया फिर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सोचा और उसे रिपोर्ट भी कर दिया तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने से लेकर मरने तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं। यानी भरी क्लास में लोग अपनी गलतियां बताते हैं, जैसा कि मैंने किसी की कमजोरी को हुकूमत से छुपाया या किम जोंग उन की कम तारीफ की या फिर मैं किसी गैर मुल्की चीज से इम्प्रेस हो गया। फिर लोग अपनी गलती पर माफी मांगते हैं और क्लास में बैठे दूसरे लोग आप पर तनकीद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को वोट देना लाजमी होता है, पर हैरानी की बात यह है कि वोट सिर्फ उन्हें ही दिया जा सकता है जिसको गवर्नमेंट चाहेगी। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें अवाम वोट देकर अपने लीडर को चुनती है, बल्कि यहाँ सिर्फ एक ही नुमाइंदे को वोट दिया जाता है और जो वोट देने नहीं आता उसे गद्दार समझा जाता है। तो फिर वोटिंग होती ही क्यों है जब गवर्नमेंट को सिर्फ अपने ही लोग खड़े करने हैं। असल में यहाँ इलेक्शन चुनाव के लिए नहीं बल्कि एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। जब 100% लोग एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं तो इसे गवर्नमेंट अपनी ताकत और अवामी यकजहती मानती है। यहाँ नेशनल असेंबली भी है जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, लेकिन इसका काम फैसले करना नहीं बल्कि किम जोंग उन के फैसलों पर सिर्फ ठप्पा लगाने का है। नॉर्थ कोरिया के तमाम सिटीजन्स पर यह फर्ज है कि वो हुकूमत के 10 पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का ज़बानी रट्टा लगाएं। अगर कोई सुनाते वक्त बीच में अटक भी गया तो गद्दार कहलाएगा। इन 10 पॉइंट्स में कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसमें किम इल संग का नाम ना आया हो। नॉर्थ कोरिया में हर टीवी सेट सिर्फ सरकारी चैनल्स जैसा कि कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट किया जाता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से चैनल्स बदल नहीं सकते और दूसरे चैनल्स ट्यून करना भी इलीगल है। इंपोर्टेड टीवी सेट्स में एंटी-एससी ट्यूनर्स पहले से बंद कर दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगती है। यहाँ साइकिल चलाने के लिए भी रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना होता है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर गैर मुल्की लोगोज, स्लोगन्स या झंडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हुकूमत इन चीजों को बाहर की दुनिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस के तौर पे देखती है और चाहती है कि लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी को अपनाएं। सिर्फ नेशनल्स ही नहीं बल्कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ जाता है तो उसके लिए भी सख्त कानून मौजूद हैं। टूरिस्ट के साथ गाइड होना जरूरी है और वो सिर्फ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की बताई हुई लोकेशंस पर ही जा सकता है। ना वो किसी लोकल से बात करने की कोशिश करेगा, ना वहाँ खुले आम फोटो ले सकता है। और अगर टूरिस्ट को किसी शहरी का इंटरव्यू लेना है तो वो टूर गाइड की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल्स और कंप्यूटर्स रखना अलाउड है, लेकिन यूएसबी ड्राइव से लेकर मोबाइल की मेमोरी तक रेगुलरली चेक की जाती हैं। अगर कोई बाहर की दुनिया का कंटेंट मिल गया तो सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में सिटीजन्स की क्लास का एक इंतहाई गैर इंसानी निज़ाम मौजूद है जिसे सोंगबुन कहते हैं। इस सिस्टम का मतलब है कि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तभी इसकी जिंदगी का फैसला हो जाता है और इस सिस्टम की बुनियाद बच्चे की फैमिली हिस्ट्री तय करती है। मसलन यहाँ 3 क्लासेस मौजूद हैं। एक है कोर, दूसरी वेवरिंग और तीसरी हॉस्टाइल।
पहली कैटेगरी जिसे कोर कहते हैं, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके एंसेस्टर्स ने किम इल संग की रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था या जो वर्कर्स कोरियन वॉर के फौजी थे। इन्हें हुकूमत का सबसे वफादार समझा जाता है। इन्हें बेहतरीन नौकरियां दी जाती हैं, जैसा कि गवर्नमेंट या फौज में ऊंचे रैंक्स और कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहने की परमिशन, और गाड़ियां भी सिर्फ यही क्लास रख सकती है। दूसरी क्लास है वेवरिंग या फिर डोंगयो कीचंग। ये आम नॉर्थ कोरियन शहरी होते हैं। इनके एंसेस्टर्स भी आम मजदूर या किसान थे या जिनका पास्ट हुकूमत की नज़र में ना बहुत अच्छा था ना बुरा। इन्हें नॉर्थ कोरिया में मिडिल क्लास फैसिलिटीज लेने की परमिशन है। और तीसरी कैटेगरी है हॉस्टाइल, जिसे जोगटाई कीचिंग भी कहते हैं। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके एंसेस्टर्स कभी ना कभी किसी रिलीजन को फॉलो करते थे या जिनका साउथ कोरिया में किसी से कोई रिलेशन रहा हो। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इन्हें गद्दार समझती है और इन्हें समाज में बिल्कुल निचला दर्जा दिया गया है। इन्हें सबसे बुरी नौकरियां, मसलन किसी कान में काम, मजदूरी या साफ सफाई का काम दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिजली, पानी और गैस सब राशन के साथ दी जाती है और इनकी कंजम्पशन की कड़ी निगरानी की जाती है। नॉर्थ कोरिया में 17 इयर्स की एज से मिलिट्री में 10 इयर्स तक सर्विस करना हर शहरी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ किम फैमिली के किसी भी फर्द की मौत पर या किम इल संग और किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर रोना कंपलसरी होता है। अगर कोई ऐसा ना करे तो उसकी वफादारी को शक की निगाह से देखा जाता है। हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना मस्ट है और उन्हें बाकायदगी से साफ करना भी फर्ज है। आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी के लिए स्कूल के बच्चों को किम इल संग और किम जोंग इल की स्पीचेस का रट्टा लगवाया जाता है। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से इतना ज्यादा कटा हुआ है कि उनका कैलेंडर भी फर्क है, जिसे जूश कैलेंडर कहते हैं। जूश कैलेंडर की शुरुआत 1912 में हुई थी, जो यहाँ के सुप्रीम लीडर किम इल संग का बर्थ ईयर है। यानी ईयर 1912 नॉर्थ कोरिया में जूश 1 माना जाता है और आज 2025 में वहाँ ईयर 113 है। नॉर्थ कोरिया की दुनिया से कटे रहने की कई वजूहात सामने आती हैं। एक तो किम रजीम को डर है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया का पता चल गया तो वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मीडिया, ट्रैवल, इंटरनेट सब पे बैन लगा है। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से नॉर्थ कोरिया पर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी, उसने नॉर्थ कोरिया को दुनिया से मजीद अलग कर दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि इनमें से कई रूल्स हो सकता है खत्म भी हो गए हों या आज इनसे भी खतरनाक रूल्स बना दिए गए हों। इस बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी उन लोगों ने लीक की जो 1953 के बाद नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए थे। स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से मुख्तलिफ एरियाज को मॉनिटर किया जाता है या कुछ नॉर्थ कोरियंस ने फुटेजेस बनाकर USB ड्राइव्स को चाइना के जरिए स्मगल भी किया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।